हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैप्टर 16 जैव विविधता एवं संरक्षण। 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 आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं विशेषकर अपक्षय और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अपक्षय आदि के विषय में पहले पढ़ चुके हैं। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं विशेषकर अपक्षय और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अपक्षय आदि के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आपको स्मरण नहीं है तो संक्षिप्त सार के लिए अध्याय 6 में चित्र 6.2 देखें। यदि आपको स्मरण नहीं है तो संक्षिप्त सार के लिए अध्याय 6 में चित्र 6.2 देखें। यह अपक्षय परिवार वेदरिंग मेंटल वनस्पति विविधता का आधार है, अतः इसे जैव विविधता का आधार माना गया। यह अपक्षय परिवार वेदरिंग मेंटल वनस्पति विविधता का आधार है, अतः इसे जैव विविधता का आधार माना गया। यह अपक्षय परिवार वेदरिंग मेंटल वनस्पति विविधता का आधार है, अतः इसे जैव विविधता का आधार माना गया है। सौर ऊर्जा और जल ही अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। सौर ऊर्जा और जल ही अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। सौर ऊर्जा और जल ही अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे क्षेत्र जहाँ ऊर्जा व जल की उपलब्धता अधिक है वहीं जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे क्षेत्र जहाँ ऊर्जा व जल की उपलब्धता अधिक है वहीं जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे क्षेत्र जहाँ ऊर्जा व जल की उपलब्धता अधिक है वहीं जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर है। आज जो जैव विविधता हम देखते हैं वह 2.5 से 3.5 अरब वर्ष पहले वर्ष के विकास का परिणाम है। आज जो जैव विविधता हम देखते हैं वह 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। आज जो जैव विविधता हम देखते हैं वह 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति की आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति की आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी। अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ ही इसका सही अनुमान है। अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ इसका सही अनुमान है। अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ ही इसका सही अनुमान है। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है और उनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है और उनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है और उनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण अमेरिका की ताजे पानी के लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण अमेरिका की ताजे पानी के लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण अमेरिका की ताजे पानी का लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ है। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता है। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता है। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता है। प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने की अनुमान है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज लुप्त हो चुकी है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज लुप्त हो चुकी है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसा नहीं है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसा नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं तो प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसा नहीं है। जैसे जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते जाते हैं प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। बायो अर्थात बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है। इसका संबंध पौधों के प्रकार प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है। उनकी अनुवांशिकी और उनके द्वारा निर्मित परितंत्र से है। उनकी अनुवांशिकी और उनके द्वारा निर्मित परितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रत्वों में विविधता से संबंधित है।
यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रता में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता सजीव संपदा है। जैव विविधता सजीव संपदा है। यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। जैव विविधता के 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है: अनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता, तीसरा परितंत्रीय जैव विविधता। जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है: पहला अनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी; दूसरा प्रजातीय जैव विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी; तथा तीसरा परितंत्रीय जैव विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है: पहला अनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी; दूसरा प्रजातीय जैव विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी; तीसरा परितंत्रीय जैव विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही अनुवांशिक जैव विविधता है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही अनुवांशिक जैव विविधता है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही अनुवांशिक जैव विविधता है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। मानव अनुवांशिक रूप से होमोसेपियन प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफ़ी भिन्नता है। मानव अनुवांशिक रूप से होमोसेपियन प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफ़ी भिन्नता है। मानव अनुवांशिक रूप से होमोसेपियन प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफ़ी भिन्नता है। इसका कारण अनुवांशिक विविधता है। इसका कारण अनुवांशिक विविधता है। इसका कारण अनुवांशिक विविधता है। विभिन्न प्रजातियों के विकास व फलने फूलने के लिए अनुवांशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। विभिन्न प्रजातियों के विकास व फलने फूलने के लिए अनुवांशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। विभिन्न प्रजातियों के विकास व फलने फूलने के लिए अनुवांशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता। यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से आंकी जा सकती है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा उनकी बहुलता से आंकी जा सकती है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से आंकी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। परितंत्रीय विविधता, परितंत्रीय विविधता, परितंत्रीय विविधता, परितंत्रीय विविधता, परितंत्रीय विविधता। आपने पिछले अध्याय में परितंत्रों के प्रकार में व्यापक भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के परितंत्र में होने वाली परितंत्रीय प्रक्रियाएं तथा आवास स्थानों की भिन्नता ही परितंत्रीय विविधता बनाते हैं। आपने पिछले अध्याय में परितंत्रों के प्रकार में व्यापक भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के परितंत्र में होने वाले परितंत्रीय प्रक्रियाएं तथा आवास स्थानों की भिन्नता ही परितंत्रीय विविधता बनाते हैं। अपने पिछले अध्याय में परितंत्रों के प्रकार में व्यापक भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के परितंत्रों में होने वाले परितंत्रीय प्रक्रियाएं तथा आवास स्थानों की भिन्नता ही परितंत्रीय विविधता बनाते हैं। परितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल और जटिल है, क्योंकि समुदायों, प्रजातियों का समूह और परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं है। परितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल और जटिल है, क्योंकि समुदायों, प्रजातियों का समूह और परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं है। परितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल और जटिल है, क्योंकि समुदायों, प्रजातियों का समूह और परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई पश्चिमी घाट घास भूमि एवं उष्णकटिबंधीय शोला वन परितंत्रीय विविधता का एक उदाहरण है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई पश्चिमी घाट घास भूमि एवं उष्णकटिबंधीय शोला वन परितंत्रीय विविधता का एक उदाहरण है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई पश्चिमी घाट घास भूमि का उष्णकटिबंधीय शोला वन परितंत्रीय विविधता का एक उदाहरण है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क में अन्नामलाई पश्चिमी घाट घास भूमि एवं उष्णकटिबंधीय शोला वन परितंत्रीय विविधता का एक उदाहरण है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क में अन्नामलाई पश्चिमी घाट घास भूमि एवं उष्णकटिबंधीय शोला वन परितंत्रीय विविधता का एक उदाहरण है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई पश्चिमी घाट घास भूमि एवं उष्णकटिबंधीय शोला वन परितंत्रीय विविधता का उदाहरण है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क में घास भूमि एवं उष्णकटिबंधीय शोला वन परितंत्रीय विविधता का एक उदाहरण है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क में घास भूमि एवं उष्णकटिबंधीय शोला वन परितंत्रीय विविधता के उदाहरण है। जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक, प्रजातीय व पारिस्थितिकीय स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक, प्रजातीय व पारिस्थितिकीय स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक, प्रजातीय व पारिस्थितिकीय स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक व वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख है।
जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिका। 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 परितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती है। परितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती है। परितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती है। परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है और न ही बनी रह सकती है। परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है न ही बनी रह सकती है। परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है न ही बनी रह सकती है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीव को पनपने में भी सहायक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मानव परितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान देता है? क्या आप बता सकते हैं कि मानव परितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान देता है? जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती है, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती है और परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती है, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती है और परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती है और जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती है और जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। ये परितंत्री क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। ये परितंत्री क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, जिस परितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होगी, वहाँ परितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होगा। दूसरे शब्दों में, जिस परितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होगी, वह परितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होगा। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, जिस परितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी, वह परितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होगा। दूसरे शब्दों में, जिस परितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी, वह परितंत्र उतना ही अस्थायी होगा। जैव विविधता की आर्थिक भूमिका। 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 सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनका उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका। 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 जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा। जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा। जीवन कैसे चलता है और परितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति है उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। जीवन कैसे चलता है और परितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति है उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। जैव विविधता का ह्रास। जैव विविधता का ह्रास। जैव विविधता का ह्रास।
जैव विविधता का ह्रास। जैव विविधता का ह्रास। पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो विश्व के कुल क्षेत्रों का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जीवमंडल के लिए एक हानिकारक सिद्ध हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी का लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती है और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जीवमंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, उद्गार, दवानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव आता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, उद्गार, दवानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेश की जैव विविधता में बदलाव आता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, उन्हें विदेशज प्रजातियां कहा जाता है। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई, उन्हें विदेशज प्रजातियां एक्सोटिक स्पीसीज कहा जाता है। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई, उन्हें विदेशज प्रजातियां एक्सोटिक स्पीसीज कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से परितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशी प्रजातियों के आगमन से परितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गेंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का उनके सींग, सूंड व खालों के लिए निर्दयतापूर्वक अवैध शिकार किया जा रहा है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गेंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का उनके सींग, सूंड व खालों के लिए निर्दयतापूर्वक अवैध शिकार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटवन पौधे व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्यों से 3 वर्गों में विभाजित किया है। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटवन पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। संकटपन प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीसीज। संकटपन प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीसीज। संकटपन प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीसीज। संकटपन प्रजातियां, संकटापन प्रजातियां। इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित है जिसको लुप्त हो जाने का खतरा है। इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित है जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। इनमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित है जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN विश्व की सभी संकटपन प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN विश्व की सभी संकटपन प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट नाम से सूचना प्रकाशित करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN विश्व की सभी संकटपन प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विश्व की सभी संकटपन प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। रेड पांडा एक संकटपन प्रजाति। 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 जेनकेरिया सिबेस्टिनी एक अत्यंत संकटपन घास प्रजाति, अगस्तमलाई शिखर, भारत। जेनकेरिया सिबेस्टिनी एक अत्यंत संकटपन घास प्रजाति, अगस्तमलाई शिखर, भारत। जेनकेरिया सिबेस्टिनी एक अत्यंत संकटपन घास प्रजाति, अगस्तमलाई शिखर, भारत। जेनकेरिया सिबेस्टिनी एक अत्यंत संकटपन घास प्रजाति, अगस्तमलाई शिखर, भारत। जेनकेरिया सिबेस्टिनी एक अत्यंत संकटपन घास प्रजाति, अगस्तमलाई शिखर, भारत। जेनकेरिया सिबेस्टिनी एक अत्यंत संकटपन घास प्रजाति, अगस्तमलाई शिखर, भारत। जेनकेरिया सिबेस्टिनी, जेनकेरिया सिबेस्टिनी, जेनकेरिया सिबेस्टिनी एक अत्यंत संकटपन घास प्रजाति, अगस्तमलाई शिखर, भारत। सुबेद प्रजातियां, वल्नरेबल स्पीसीज। सुबेद प्रजातियां, सुबेद प्रजातियां, सुबेद प्रजातियां, सुबेद प्रजातियां, सुबेद प्रजातियां। इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें अधिक संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक अधिक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें अधिक संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक अधिक जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं। सुबेद प्रजातियां
इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित है जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। सुभेद प्रजातियां, इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित है जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। सुभेद प्रजातियां, इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित है जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। दुर्लभ प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्रों में विरल रूप से बिखरी हुई है। दुर्लभ प्रजातियां, संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है। दुर्लभ प्रजातियां, संसार में प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई है। जैव विविधता का संरक्षण। हम्बोसियो डेक्रेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट की एक दुर्लभ प्रजाति। हम्बोसियो डेक्रेंस बेड दक्षिण पश्चिम घाट की एक दुर्लभ प्रजाति। हम्बोसियो डेक्रेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट की एक दुर्लभ प्रजाति। हम्बोसियो डेक्रेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट की एक दुर्लभ प्रजाति। हम्बोसियो डेक्रेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट की एक दुर्लभ प्रजाति। हम्बोसियो डेक्रेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट की एक दुर्लभ प्रजाति। हम्बोसियो डेक्रेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट की एक दुर्लभ प्रजाति। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण। मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधे और प्राणियों की प्रजातियों में संकटपन होती है तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होता है और अंततः मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। यदि पौधे और प्राणियों की प्रजातियों में संकटपन होती है तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अंततः मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए और विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरे जीवों के साथ समन्वित हो और सतत पोषणीय सस्टेनेबल हो। आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए और विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरे जीवों के साथ समन्वित हो और सतत पोषणीय हो। इस तथ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है कि संरक्षण तभी संभव है और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदाय व प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। इस तथ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है कि संरक्षण तभी संभव और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदाय व प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को भी जारी रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को भी जारी रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरीय है। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता सम्मेलन में लिए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरी है। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन अर्थ समिट में लिए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरी है। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता सम्मेलन अर्थ समिट में लिए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरी है। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन अर्थ समिट में लिए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरी है। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के निम्न तरीके सुझाए गए हैं। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता के निम्न तरीके सुझाए गए हैं। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता के निम्न तरीके सुझाए गए हैं। पहला, संगठन प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। पहला, संगठन प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। संगठन प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं व प्रबंधन अपेक्षित है। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं व प्रबंधन अपेक्षित है। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं व प्रबंधन अपेक्षित है। खदानों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन प्रजातियों का विकास किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। खदानों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। खदानों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। खदानों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनके वन्य प्राणी जातों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। खदानों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य वन प्रजातियों की किस्मों की संरक्षित करनी चाहिए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को
चिन्हित कर उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को सुनिश्चित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने का स्थान सुरक्षित व संरक्षित हो। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने का स्थान सुरक्षित व संरक्षित हो। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने का स्थान सुरक्षित व संरक्षित हो। वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया है, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार सेंचुरी स्थापित किए गए तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार सेंचुरी स्थापित किए गए तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार सेंचुरीज स्थापित किए गए तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए। नेशनल पार्क सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, नेशनल पार्क सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, नेशनल पार्क सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व। इन संरक्षित क्षेत्रों का विस्तारपूर्वक वर्णन भारत महत्वपूर्ण पुस्तक में किया गया है। वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। उन्हें महाविविधता केंद्र मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कहा जाता है। उन्हें महाविविधता केंद्र मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स कहा जाता है। उन्हें महाविविधता केंद्र मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कहा जाता है। उन्हें महाविविधता केंद्र मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कहा जाता है। इन देशों की संख्या 12 है। उनके नाम हैं मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों की संख्या 12 है। उनके नाम हैं मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों की संख्या 12 है। उनके नाम है मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों की संख्या 12 है। उनके नाम है मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों की संख्या 12 है। उनके नाम है मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों की संख्या 12 है। उनके नाम है मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों की संख्या 12 है। उनके नाम है मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों की संख्या 12 है। उनके नाम है मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों की संख्या 12 है। उनके नाम है मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित है। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित है। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित है। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित है। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। हॉटस्पॉट उसकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही किसी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही किसी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही किसी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। यह भी देखा गया है कि ज़्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाले प्रजाति भोजन जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पाई जाने वाली समृद्ध परितंत्रों पर ही निर्भर है। यह भी देखा गया कि ज़्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाले प्रजाति हॉटस्पॉट में रहने वाले प्रजाति भोजन जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पाई जाने वाली समृद्ध परितंत्रों पर ही निर्भर है। यह भी देखा गया कि ज़्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाले प्रजाति भोजन जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पाई जाने वाली समृद्ध परितंत्रों पर ही निर्भर है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधे व जीवों में से 85% पौधे व जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधे व जीवों में से 85% पौधे व जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधे व जीवों में से 85% पौधे व जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते हैं।
अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं वहाँ कुछ इस प्रकार अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। हवाई द्वीप जहाँ विशेष प्रकार की पादप और जंतु प्रजातियां मिलती है वहाँ विदेशी प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित है। हवाई द्वीप जहाँ विशेष प्रकार की पादप व जंतु प्रजातियां मिलती है वहाँ वह विदेशी प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित है। हवाई द्वीप जहाँ विशेष प्रकार की पादप और जंतु प्रजातियां मिलती है वह विदेशी प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित है। चित्र 16.1 कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। चित्र 16.1 कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। सेंट्रल अमेरिका के उच्च वन भूमि। 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 सेंट्रल अमेरिका के निम्न 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 भूमि वन। पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबियन काको। 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 उष्णकटिबंधीय इंडीज। उष्णकटिबंधीय इंडीज। उष्णकटिबंधीय इंडीज। उष्णकटिबंधीय इंडीज। उष्णकटिबंधीय इंडीज। अटलांटिक वन ब्राजील। 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 ऊपरी गिनी वन। 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 पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया। 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 पूर्वी मेडागास्कर। पूर्वी मेडागास्कर। पूर्वी मेडागास्कर। पूर्वी मेडागास्कर। पूर्वी मेडागास्कर। पश्चिमी घाट भारत। 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 सिंह राजा वन श्रीलंका। 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 पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय। इंडोनेशिया। 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 प्रायद्वीप मलेशिया। प्रायद्वीपीय 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 मलेशिया। फिलीपींस। 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 उत्तरी बोर्नियो। उत्तरी बोर्नियो। उत्तरी बोर्नियो। उत्तरी बोर्नियो। उत्तरी बोर्नियो। फिलीपींस। उत्तरी बोर्नियो। उत्तरी बोर्नियो। उत्तरी बोर्नियो। क्वींसलैंड। 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 मेलेनेशिया। 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 न्यू कैलेडोनिया। मेलेनेशिया। न्यू कैलेडोनिया। मेलेनेशिया। न्यू कैलेडोनिया। मेलेनेशिया। न्यू कैलेडोनिया। मेलेनेशिया। मेलेनेशिया। न्यू कैलेडोनिया। कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। सेंट्रल अमेरिका उच्च वन भूमि। सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन। सेंट्रल अमेरिका के निम्न भूमि वन। पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबियन कोको। उष्णकटिबंधीय इंडीज। अटलांटिक वन ब्राजील। ऊपरी गिनी वन। पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया। पूर्वी मेडागास्कर। पश्चिमी घाट भारत। सिंह राजा वन श्रीलंका। पूर्वी हिमालय इंडोनेशिया। प्रायद्वीपीय मलेशिया। फिलीपींस। उत्तरी बोर्नियो। क्वींसलैंड। मेलेनेशिया। न्यू कैलेडोनिया। कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। सेंट्रल अमेरिका उच्च वन भूमि। उच्च भूमि वन। सेंट्रल अमेरिका निम्न भूमि वन। पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबियन कोको। उष्णकटिबंधीय इंडीज। अटलांटिक वन ब्राजील। ऊपरी गिनी वन। पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया। पूर्वी मेडागास्कर। पश्चिमी घाट भारत। सिंह राजा वन श्रीलंका। पूर्वी हिमालय इंडोनेशिया। प्रायद्वीपीय मलेशिया। फिलीपींस। उत्तरी बोर्नियो। क्वींसलैंड। मेलेनेशिया। न्यू कैलेडोनिया। कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन। सेंट्रल अमेरिका के निम्न भूमि वन। पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबियन कोको। उष्णकटिबंधीय इंडीज। अटलांटिक वन ब्राजील। ऊपरी गिनी वन। पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया। पूर्वी मेडागास्कर। पश्चिमी घाट भारत। सिंह राजा वन श्रीलंका। पूर्वी हिमालय इंडोनेशिया। प्रायद्वीपीय मलेशिया। फिलीपींस। उत्तरी बोर्नियो। क्वींसलैंड। मेलेनेशिया। न्यू कैलेडोनिया। कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन। पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबियन कोको। उष्णकटिबंधीय इंडीज। सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन। सेंट्रल अमेरिका के निम्न भूमि वन। पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबियन कोको। उष्णकटिबंधीय इंडीज। अटलांटिक वन ब्राजील। ऊपरी गिनी वन। पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया। पूर्वी मेडागास्कर। पश्चिमी घाट भारत। सिंह राजा वन श्रीलंका। पूर्वी हिमालय इंडोनेशिया। प्रायद्वीपीय मलेशिया। फिलीपींस। उत्तरी बोर्नियो। क्वींसलैंड। मेलेनेशिया। न्यू कैलेडोनिया। कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन। सेंट्रल अमेरिका के निम्न भूमि वन। पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबियन कोको। उष्णकटिबंधीय इंडीज। अटलांटिक वन ब्राजील। ऊपरी गिनी वन। पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया। पूर्वी मेडागास्कर। पश्चिमी घाट भारत। सिंह राजा वन श्रीलंका। पूर्वी हिमालय इंडोनेशिया। प्रायद्वीपीय मलेशिया। फिलीपींस। उत्तरी बोर्नियो। क्वींसलैंड। मेलेनेशिया। न्यू कैलेडोनिया। कुछ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन। सेंट्रल अमेरिका के निम्न भूमि वन। पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबियन कोको। उष्णकटिबंधीय इंडीज। अटलांटिक वन ब्राजील। ऊपरी गिनी वन। पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया। पूर्वी मेडागास्कर। पश्चिमी घाट भारत। पूर्वी सिंह राजा वन श्रीलंका। पूर्वी हिमालय इंडोनेशिया। प्रायद्वीपीय मलेशिया। फिलीपींस। उत्तरी बोर्नियो। क्वींसलैंड। मेलेनेशिया। न्यू कैलेडोनिया। हर हर महादेव। जय माता दी। हर हर महादेव।